वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमें सॉल्व करने की, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, which one of the following is correct in respect of commencement of election process in India। तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो हमारी जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज issued by the home ministry at the center and home department in the state। तो ऐसा है क्या कि जो रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन कमीशन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये तो कहीं तक सही है, लेकिन एंड नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय द होम मिनिस्ट्री, नो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन इशू करता है। तो हमारी अगर देखें तो ये स्टेटमेंट तो हमें रॉन्ग है, हमारी रॉन्ग है। ठीक, ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या है, द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय गवर्नमेंट, नो, जो इलेक्शन कंडक्ट करने की जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो बनाई जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो हमारी स्टेटमेंट नंबर ए भी गलत है, रॉन्ग है। ठीक, अगर हम बात करें सी नंबर स्टेटमेंट की, तो द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स कंसर्न्ड। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि जो रिकमेंडेशन फॉर द इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड जो नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, यानी कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है स्टेट के उसके साथ कंसर्न करके जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो इशू किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, लेकिन डी भी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या बता रही है। तो स्टेटमेंट डी बोल रही है कि बोथ द एक्सरसाइज ऑफ मेकिंग अ रिकमेंडेशन इलेक्शन एंड दैट ऑफ issuing a notification in respect of it are done by the election commission, नो, ये गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। बोथ एक्सरसाइज ऑफ मेकिंग अ रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन both the exercise of making a recommendation for election and that of issuing notification in respect of are done by the election commission, नो, ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर हम इसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी लेना चाहें तो इसमें है क्या कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 324 के अंतर्गत अपनी पावर लेता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये किन किन के इलेक्शन कराता है, तो ये हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है, प्रधानमंत्री के इलेक्शन कराता है, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कराता है, चीफ मिनिस्टर के बाद में, और ये स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। और बात करें अगर हम पंचायत के इलेक्शन के बारे में, तो इसका इलेक्शन स्टेट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ना कि सेंटर
के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। पंचायत हो गए और म्यूनसिपैलिटीज भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स हाउस ऑफ द पीपल। तो हमें बताना है कि काउंसिल ऑफ स्टेट किसे बोलते हैं। तो राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल। तो बात करें यहाँ पर, देखो क्या दिया हुआ है कि नॉट मोर देन 250 मेंबर्स एंड नॉट मोर देन 552 मेंबर। मतलब जो हमारी जो राज्यसभा है उसमें कितने मेंबर प्रेजेंटली, तो 245 हैं, और हाई मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 250 मेंबर। तो ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो है सही है। स्टेटमेंट सेकेंड, कितने मेंबर उसमें होते हैं, तो प्रेजेंटली इसमें हैं 545, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो 552 मेंबर होने चाहिए। तो ये भी सही, यानी कि ये और ये दोनों सही। अच्छा, हमें करना क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फिट इन द प्लेस मार्क्ड एक्स। तो हमें दिखाना है कि जो ये एक्स है, एक्स की जगह पे हमें क्या फिल करना है, जो ये एक्स दिया है। ठीक है, तो हमारी वो स्टेटमेंट सही हुई। फिर इसमें क्या है, नॉट मोर देन 238, नॉट मोर देन 530 रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, नॉट मोर देन 238 रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। और यहाँ पर क्या बोला गया है, नॉट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स प्लस नॉट मोर देन 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन एंड प्लस एंग्लो इंडियन हो गया। तो यहाँ तो आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। तो जो इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 है ये है मिनिस्टर हु आर नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट, ऐसे मिनिस्टर जो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं बट हु हैव टू गेट देमसेल्फ इलेक्टेड टू आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विथ 6 months आफ्टर अज्यूमिंग ऑफिस। हाँ, ये स्टेटमेंट। आइए सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नॉट मोर देन 20 नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉट मोर देन 20 में नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो नॉमिनेटेड मेंबर होते कितने हैं, नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा की बात करें तो उसमें 2 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, और राज्यसभा की बात करें उसमें 12 जो है नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। लेकिन प्रेजेंटली जो है ये जो लोकसभा में जो 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे इसे समाप्त कर दिया गया है 2020 में। एंड अब स्टेटमेंट सी देखते हैं। तो सी है नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अप टू 20 मेंबर टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज एंड नॉट मोर देन 2 members of एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट जो सी है ये हमारी करेक्ट है, क्योंकि जो नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इससे ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। और डी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। द अटॉर्नी जनरल हु हैज़ द राइट टू स्पीक, यानी कि अटॉर्नी जनरल को राइट है बोलने का, एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये प्रोसीडिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन किसी भी हाउस में जाकर ये बैठ सकते हैं, किसी भी हाउस में।
और किसी भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कोर्ट हैं वहाँ पर हमारे अटॉर्नी जनरल बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें वोटिंग का राइट इनको नहीं है, यानी कि ये प्रोसेसिंग किसी भी प्रोसेस में भाग नहीं ले सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हमारी डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन है सी, नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरेटरीज नहीं होने चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें कौन कौन से हैं देखा जाए तो इसमें मुस्लिम लीग नेशनल है, नो। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, पेशेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसमें कोई भी जो है हमारी नहीं सॉरी इसमें, हाँ, इसमें कोई भी हमारी जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी नहीं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बात करें तो ऑल द पार्टीज मेंशन आर स्टेट लेवल पार्टीज, जितनी भी ये पार्टी हैं ये सारी की सारी पार्टी स्टेट लेवल पार्टी हैं। तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो मुस्लिम लीग है ये भी इंडियन इंडिपेंडेंस जो संघर्ष चल रहा था उसी के समय बनाई गई थी। इसके बाद में अध्यक्ष भी बने थे वो, चेयरमैन भी बने थे वो मोहम्मद अली जिन्ना जी। एंड रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ये भी बनी थी उसी समय। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी बनी थी। एंड पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया ये सब स्टेट की पार्टी थी जब इंडिपेंडेंट संघर्ष चल रहा था उस समय, इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसी समय के साथ। तो डी इज द राइट आंसर इसका। एंड 7 नंबर की बात करें तो दिनेश गोस्वामी कमेटी वाज कंकरेंट विथ, तो किसके साथ दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है रिलेटेड है। तो इसकी बात करें तो हमारा जो बी है, यानी कि इलेक्शन में रिफॉर्म के लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई गई थी। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में बनाई गई थी। वाज कंसर्न विथ इलेक्टोरल रिफॉर्म, इट सजेस्टेड प्रोवाइडिंग स्टेट फंडिंग इन काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। It also suggested that a candidate should not be allowed to contest election from more than 2 constituencies। मतलब कहने का ये है कि कोई भी कैंडिडेट जो है 2 कॉन्स्टिटेंसीज से अधिक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जैसे कि हमारे मोदी जी खड़े हुए थे 2014 में बात करें तो कहाँ कहाँ से खड़े थे, एक तो खड़े थे बनारस से, दूसरा खड़े थे गुजरात से। लेकिन ये दो गुजरात से खड़े हुए थे, तो इन 2 सीट के अलावा ये तीसरी सीट से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। यही इसीलिए इलेक्शन में रिफॉर्म के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। दिनेश गोस्वामी कमेटी ये 1990 में बनाई गई थी, उसी से रिलेटेड ये कमेटी है। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे रिलेटेड है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बात करें, इफ़ इन एन इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली the candidate who is declared elected lose his deposit, it means that क्या होगा, इसका होगा डी आंसर, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट कंटेस्ट द इलेक्शन। तो द पोल फर्स्ट ऑप्शन क्या था, द पोलिंग वाज वेरी पुअर, ये गलत। इलेक्शन वाज फॉर अ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिटेंसीज, ये भी गलत है। द इलेक्टेड कैंडिडेट विक्ट्री ओवर हिज नियरेस्ट रिवाइवल एंड वेरी मार्जिनल, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी आंसर सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ पर दिया गया है द नंबर ऑफ सीट अलोकेटेड टू अ स्टेट इन लोकसभा इन 42। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं, यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो वही बोल रहा है कि इफ़ नंबर ऑफ सीट अलोकेटेड टू अ स्टेट इन द लोकसभा 42 सीटें हैं, देन द नंबर ऑफ सीट्स
then the number of seat reserved for the scheduled caste in the state will be। तो ये बोल रहा है कि 42 अगर सीटें हैं तो शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें जो हैं, यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व होंगी। तो एससी को कितना रिजर्वेशन दिया गया है 7.5, 15% शायद रिजर्वेशन मिला है एससी को। एसटी को 7.5% एंड एससी को है 15%। अच्छा, तो अगर बात करें वैसे तो अगर हम बात करें तो 15% यानी कि 42 है। अगर हम इसको 15 से डिवाइड करें कितना होगा 2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा, अगर 42 सीटें हैं तो इसमें हमारी 7 सीटें जो होंगी वो होंगी रिजर्व एससी कैटेगरी के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा संदेह में है, आप लोग देख लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट बट नॉट द फॉरम फॉर हिज इम्पीचमेंट। देखो कौन कौन सा पार्ट है। लोकसभा पार्ट होता है, राज्यसभा ये भी पार्ट होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये पार्ट नहीं होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अगर डी की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ ये पार्ट होते हैं सारे के सारे। अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें सारे के सारे जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं एक्सेप्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है यानी कि विधान परिषद वो हर एक राज्य में नहीं होती है, तो इसीलिए हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं लेते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि दुर्व्यवहार होगा अदर स्टेटों के साथ। तो अगर हम बात करें तो ये सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये जो है ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं ना तो उन्हें जब उनका इम्पीचमेंट होता है तब भी ये जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज करेक्ट। तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है? तो आइए देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर ओनली फ्रॉम अमंग मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। only from among members of either house of parliament। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। आइए भी देखते हैं, क्योंकि इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर ओनली फ्रॉम अमंग मेंबर्स ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये जो ओनली है ना इसी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है। तो यही शब्द जो है हमें पकड़ने भी होते हैं स्टेटमेंट में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। आइए भी ऑप्शन देख लेते हैं। कैन चूज हिज कैबिनेट आफ्टर कंसल्टिंग विथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंसल्ट ये नहीं करते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो जिनको मिनिस्टर बनाना होता है उनका जो है नाम प्रेसिडेंट को बताते हैं। प्रेसिडेंट उन मिनिस्टर को क्या करते हैं, उन मेंबर को अपॉइंट करते हैं एज अ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो लिखी है हमारी वो उल्टा लिखी है, कैन चूज हिज कैबिनेट आफ्टर कंसल्टिंग विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो, यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं
वो बताते हैं प्रेसिडेंट को कि हाँ इन्हीं को हमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है। तो आइए अब स्टेटमेंट सी देखते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट सी क्या है? हैज़ फुल डिस्क्रेशन इन द चूज ऑफ अ पर्सन हु आर टू सर्व एज अ मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। तो हाँ ये ऑप्शन सही है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्हें एकदम फुल वो इंडिपेंडेंट है कि किसे अपना प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करना है। ठीक है, आइए डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन हमारा क्या है? तो हमें ये तो पता चल ही है कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या है? हैज़ ओनली लिमिटेड पावर इन चूज ऑफ हिज कैबिनेट कोलेजियस बिकॉज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। नो, गलत। जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो हमारे प्रेसिडेंट के पास है, क्योंकि जब प्रेसिडेंट जो है मेजोरिटी पार्टी से जब अपॉइंट होते हैं तो जो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मिनिस्टर को चूज करते हैं। उन्हें एकदम डिस्क्रिशनरी पावर है, वो इंडिपेंडेंट है कि उन्हें किसे मिनिस्टर चूज करना है। और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो उस मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑफ द फोर फॉर्म ऑफ political protest mentioned below, which one of derived from of the person who used it is a political weapon for first time। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पार्टी थी वो थी बाइकॉट। बाइकॉट की बात करें हम अगर, ये थी बाइकॉट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। कैप्टन चार्ल्स कनिंघम बाइकॉट वाज अ ब्रिटिश लैंड एजेंट हुज octrasium by the local community in the Ireland as a part of the campaign for the agrarian talent and right in 1880 gave the English language the verb to boycott। जो ये बाइकॉट है, बाइकॉट मतलब किसी भी पार्टी को बाइकॉट कर देना या किसी के भी अगर राइट है उसे बाइकआउट कर देना है, यही है ये इंग्लिश का जो क्या है वर्ब है। ठीक है, मीनिंग है इसका ऑस्ट्रेसाइज करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट वन लेबल्ड इज असोसिएशन ए एंड अदर लेब्ड एज रीजन आर। तो हमारा असोसिएशन ए की बात करें तो असोसिएशन ए हमारा क्या है? द वर्ड मेजोरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो रीजन आर क्या है? रीजन हमारा आर, अगर रीजन देखें तो द माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। तो हमारा रीजन जो है वो गलत है, क्योंकि जो माइनॉरिटी कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन जो माइनॉरिटी जो हमारा ये वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आइए इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट की बात करें तो हमारा ये है इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नो, यहाँ पर आर ट्रू है, बट यहाँ पर एक सेकेंड ऊपर देखते हैं जरा। यहाँ पर क्या है? वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, नहीं डिफाइन है। द माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो हमारा ए जो है वो राइट है, लेकिन आर जो है वो रीजन जो हमारा है वो रॉन्ग है। तो रीजन हमारा क्या है? यहाँ पर यहाँ बोला दोनों ट्रू है। नो, ए एंड आर ट्रू। नो, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा बी वाला है ये ही सही होगा, क्योंकि बोथ ए एंड आर ट्रू है, बट जो हमारा आर है वो आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ए बोल रहा है कि माइनॉरिटी शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, और आर बोल रहा है, आर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, आर बोल रहा है माइनॉरिटी जो है कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, जबकि ये है। तो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए 14 नंबर देख लेते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अपर हाउस क्या किसे बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं हम राज्यसभा को, एंड लोअर हाउस बोलते हैं हम लोकसभा को। ठीक है, तो लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं और राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना सभी लोग। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? He will not to able to vote his favor in the event of no confidence motion। तो ऐसा हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारी करेक्ट है। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो ये नॉट है, इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट है रॉन्ग कर दी। तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक, ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली, ओनली लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ओनली इन द अपर हाउस, नो, किसी भी हाउस में हम कर सकते हैं। तो ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन अपर हाउस, अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा, नहीं ये भी गलत। डी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। ही वॉज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर बीइंग स्worn, ये गलत है। तो यहाँ पर जो है, बिकॉज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा बाय द अपोजिशन। अगर कोई भी जो पार्टी है वो उसकी मेजोरिटी जो है अगर लोकसभा में जो है लो है, तो क्या होगा, जो अपोजिशन पार्टी है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगी और वो जो पार्टी जो पावर में है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो चेक करेगी कि पार्टी मेजोरिटी में है कि नहीं है। अदरवाइज जो पार्टी मेजोरिटी में नहीं होगी तो उसे लोकसभा से रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसेस मेंशन नहीं है, ये कन्वेंशन है, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया, in presidential election in India, every elected member of the legislative assembly of a state shall have as many as there are multiple of 1,000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total member of the elected member of the assembly as at present 1997। The expression population here mean the population is ascertained by। तो यहाँ पर जो सेंसस कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 1997 का, तो सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर द एक्सप्रेशन एट प्रेजेंट पॉपुलेशन इन 1997 हियर मीन द प्रीवियस सेंसस दैट इज 1991। जो 1971 का हुआ था जो सेंसस वही यहाँ पर यूज हुआ, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब यहाँ हमें क्या करना है, लिस्ट को मैच करना है। तो जैसे हमें यहाँ लिस्ट मैच करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिया है फंक्शंस यानी कि वर्किंग एंड ओथ एंड अफर्मेशन, यहाँ पर दिया है। तो जैसे यहाँ बात करें, यहाँ पर बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ए का क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ए का हो गया हमारा फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्या करते हैं, ये करते हैं अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, ये हो जाएगा जजेस का।
और बात करें यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये किससे होंगे, तो ये फेथ एंड ये करेंगे, ये हमारा होगा इससे फेथ डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा, ये फेथ एंड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी इससे रिलेटेड है। एंड जो मिनिस्टर फॉर द यूनियन, मिनिस्टर फॉर द यूनियन ये है सेक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे उन्हें क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिस्कस की जाती है उसे क्या करना है, सीक्रेट रखना है। सेक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन ये इससे रिलेटेड है। फेथ एंड डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी ये है रिलेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो हमारे एमपी लोग हैं उन्हें अपने टाइम पर क्या करना है, अपने पोस्ट से डिस्चार्ज भी कर देना है। ये नहीं कि जो ऑटोक्रेसी से रूल स्टार्ट कर देना है कि न अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज ही ना किया जाए। तो आइए देख लेते हैं, यानी यहाँ पर कौन सा है, ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। तो नॉन अलाइनमेंट, तो यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट, तो ये हाँ नॉन अलाइनमेंट ये है हमारा प्रिंसिपल। पीसफुल को एग्जिस्ट ये भी नहीं है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ये भी नहीं है। म्यूचुअल ऑन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर ये भी नहीं है। तो तो यहाँ पर क्या है, द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस आर अ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड इंडिया। तो जो 5 प्रिंसिपल हैं एग्रीमेंट हुआ था पीसफुली, तो इसका कोएग्जिस्टेंस क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। दे वी आर फॉर्म्ड इन 1954 में हुआ था, यानी 1954 में। द 5 प्रिंसिपल आर कॉल्ड द पंचशील विच फॉर्म आर द बेसिस ऑफ द नॉन अलाइड मूवमेंट वी आर लेड डाउन बाई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये इन्हें नॉन अलाइंड कहा गया था। तो बात करें 2000 वह इस प्रकार देखिए, नंबर फर्स्ट जो हमारा पंचशील है वो क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ये हमारा फर्स्ट है। दूसरा है म्यूचुअल नॉन एग्रेशन अगेन एनीवन। तीसरा है म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस ईच अदर इंटरनल अफेयर। एंड चौथा है हमारा इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि सभी को इक्वल देखना है और म्यूचुअल सभी को साथ में बेनिफिट भी देना है। पीसफुली को एग्जिस्टेंस होना चाहिए, सभी शांति हमेशा बनी होनी चाहिए। एंड म्यूचुअल नॉन एग्रेशन क्या है, अगेन एनीवन, किसी के अगेन हमें मिलजुल कर रहना है, किसी के अगेन हमें अग्रेशन नहीं दिखाना है। तो ये 5 हैं, इन्हें ये इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो यहाँ पर ये दिए हुए हैं, जो ये ऑप्शन नंबर बी सी डी, ये तो सिर्फ पंचशील के नियम ही दे दिए हैं, लेकिन जो हमारा नॉन अलाइनमेंट है इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ पंचशील के नाम से भी जानते हैं, चाहे पंचशील को हो या नॉन अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनी बिल इज नॉट करेक्ट। तो ए मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नो, ओनली लोकसभा में हम मनी बिल को प्रस्तुत कर सकते हैं। और मनी बिल डिसाइड कौन करता है, वो हमारा करता है लोकसभा का स्पीकर जो होता है, वही डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, वो सिर्फ वही डिसाइड करता है। तो बी ऑप्शन की बात करें तो हमारा बी स्टेटमेंट क्या है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो द राज्यसभा must return a money bill passed by the Lok Sabha and send it for consideration within 14 days. नो, ये सही गलत है हमारा। तो डी ऑप्शन की बात करें, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल
टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन। हाँ, ये भी सही है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है हमें नहीं लौटा सकते हैं। अच्छा, यहाँ नॉट करेक्ट पूछा, सॉरी सॉरी, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। जो रॉन्ग आंसर है ये गलत है। ए मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हमें एग्जाम में यही चीज़ ध्यान रखना है, नॉट करेक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हमें ध्यान रखना है। अभी हमारा क्वेश्चन लग गया, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। दिस फिनोमिनन इज नोन एज द, इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं यील्डिंग द फ्लोर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो डिकोरम मीन मेंटेनिंग प्रॉपर बिहेवियर। Interpellation mean formal right of a parliament to submit formal question to the government. Crossing the floor means to vote against the party lines. Yielding the floor means the speaker giving part of his or her speaking time to another speaker. While this practice is allowed in some legislative bodies, it is not allowed in deliberative assemblies under specific authorization in the rules। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ए बी मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज द रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, ये भी सही है। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नो 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 नो, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो थ्री इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर थ्री रॉन्ग है तो हमें निकालना है विच दीज ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट बताना है। तो थ्री रॉन्ग है तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो अगर हम अंडर आर्टिकल, आइए पहले स्टेटमेंट 4 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 4 क्या है, ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट। नो, इसे प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकते हैं। वो प्लीज पर डिपेंडेंट होता है द प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी बाहर निकाल सकते हैं जॉब से, या रख भी सकते हैं। और एक बात और है, जो अटॉर्नी जनरल हमारा होता है वो बाहर भी अपना कोई भी इनकम कर सकता है, उस पर कोई भी ऑफिस और प्रॉफिट का चार्ज भी नहीं लगता है। तो अंडर आर्टिकल 6 जो अटॉर्नी जनरल है हमारे संविधान में अंडर आर्टिकल 76 के अंदर रखा गया है, 76 आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज नॉट प्रोवाइडेड। तो ही शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ही मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो वही है जो हम बता चुके हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस नंबर, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में ये क्वेश्चन है। फाइनेंस कमीशन आता किस आर्टिकल अंतर्गत, तो आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट को एवरी 5 ईयर एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करना है। जैसे इस समय प्रेजेंटली फाइनेंस कमीशन कौन है, 15वें, तो एन के सिंह है जो 15वें फाइनेंस कमीशन है हमारे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, दिस इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन, ये हमारी करेक्ट है। प्रिपेयर द एनुअल बजट, नो। एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, नो, ये गवर्नमेंट को एडवाइज करता है। अलोकेशन फंड टू वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो
सॉरी यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर, हाँ ये एडवाइज करता है, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट सी है वो करेक्ट आंसर होगा। अलोकेट फंड टू वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो ये भी सही, ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यानी कि हमारी अब जो स्टेटमेंट वो सी है वो करेक्ट है। तो बात करें अगर फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो आर्टिकल इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट टू एज टू नंबर द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ऑफ द मिड प्रोसेस ऑफ टैक्स, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो जो स्टेट में रेवेन्यू आता है out of the consolidated fund of India and any matter referred to the commission by the president in the interest of sound finance, तो ये क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्टर को क्या करता है, एडवाइज करता है, तो सी इज द राइट आंसर। तो एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंस मैटर, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या है, तो द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल ओवर एनी पार्ट इंडिया बाय इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी, तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट, विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ स्टेट, विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी ट्रीटी या कोई भी एग्रीमेंट हमें इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो करना है तो हम किसी भी स्टेट से कंसर्न नहीं, यानी एडवाइस नहीं लेते हैं, डायरेक्ट उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ऐसा हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें, नहीं डीपीएसपी है जो, उसमें हमारे आर्टिकल 51 में ऐसा लिखा हुआ है, इंटरनेशनल ट्रीटी है इसके बारे में। तो जो बात करें डीपीएसपी की, डीपीएसपी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डीपीएसपी आता है, जिसमें सॉरी ये फंडामेंटल है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है हमारा डीपीएसपी, जो 51 आर्टिकल है उसी में इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, द स्टेट विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा इज, कहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, टी सी इज द राइट आंसर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और लेकिन एक क्वेश्चन, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं, बट जो शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, या शेड्यूल्ड ट्राइब जो जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। तो हम ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो डियर करेक्ट सीक्वेंस इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, फिर उससे कम, ये हमें प्रेफरेंस सेट करना है। तो प्रेफरेंस की बात करें तो ये हमें हमारा जो है सबसे पहले अगर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हमारे होंगे सबसे पहले नंबर पर, ठीक। फिर हमारे होंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर दूसरे नंबर पर, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये होंगे तीसरे नंबर पर, उसके बाद में हमारा होगा कैबिनेट सेक्रेटरी, ये होंगे चौथे नंबर पर। तो हमारा नंबर वाइज हम अगर काउंट करें तो हमारा कौन सा आंसर होगा, सी द राइट आंसर। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि 4 3 2 1, तो सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की जाती है, टू ऑडिट द रिपोर्ट ऑफ ऑल ऑन ऑल
एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये है नो, ऑल नहीं करता है, जो ऑल है इसने स्टेटमेंट को रॉन्ग कर दिया, तो हमारी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हो गया है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसकी बात करें तो टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। तो ऑल यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हुई। सी ऑप्शन की बात करें तो टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी क्या है, टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी, पब्लिक to ensure that the public revenue is logged in the expenditure। हाँ, ये ऑप्शन इधर है। तो डी द हमारा राइट आंसर है। टू कंट्रोल द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी, यानी कि जो पब्लिक की मनी है उसे हमें क्या करना है, ऑडिट करना है, उसे ही मॉनिटर करना है, ये पब्लिक की मनी यानी गवर्नमेंट की जो मनी है। टू इंश्योर द पब्लिक रेवेन्यू लॉग्ड इन द एक्सक्यूकर, ठीक, एक्सक्यूकर। तो ये रहे हमारे टोटल क्वेश्चन आज हमने जो डिस्कस किए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।